मित्रों, स्वागत है आपका। क्या करेंगे आज के इस वीडियो में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीए इंटरमीडिएट का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एकदम फटाफट हो जाएगा, ध्यान दो। अगर लेकिन ये एमसीक्यू सर कब सॉल्व हो पाएगा? एकदम सिंपल है। ये एमसीक्यू ये एमसीक्यू आपके तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपने इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा कंसेप्ट प्लस उसके जो इलस्ट्रेशन है थोड़े बहुत नहीं, पूरे के पूरे जो सॉल्व किए, तभी आप ये एमसीक्यू कर पाओगे। अदरवाइज इस पे ऐसे ही आ जाओगे ना तो चक्कर खा के गिर जाओगे। तो प्लीज जाओ, पहले एमसीक्यू करो, पहले कंसेप्ट करो, फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड? कौन सा इसमें से एजम्पशन नहीं है सीएपीएम का? पहला, द कैपिटल मार्केट इज एफिशिएंट। नहीं, कैपिटल मार्केट तो एफिशिएंट रहता है। इन्वेस्टर लैंड एंड बोरो एट अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट एन assumption, यानी कौन सा assumption नहीं है? तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर लैंड और बोरो एट अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, देन इन्वेस्टर डू नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न। उसके बाद इन्वेस्टर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन अ सिंगल टाइम। तो बताए assumptions कौन सा नहीं है? सीएपीएम का assumption कौन सा नहीं है? पहला वाला तो है मार्केट एफिशिएंट होता है, फिर इन्वेस्टर डिसीजन आर बेस्ड ऑन सिंगल टाइम पीरियड, यस। इन्वेस्टर लैंड ऑन बोरो एट अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यस। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्टर जो होता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्टर बोरो करता है, बट आपको देता है उसके लिए बदले में पैसे मांगता है। इन्वेस्टर डू नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न। क्यों? खुद सोचो ना, जो इन्वेस्टर होगा वो सोचता है क्या? इन्वेस्टर क्या सोचता है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, है ना? कोई इन्वेस्टर ऐसा सोचता है क्या कि मैंने रिस्क ज्यादा लूंगा रिटर्न कम लूंगा? नहीं, वो क्या बोलेगा? सारे इन्वेस्टर्स का एक ही व्यू पॉइंट है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट सेम है, अलग नहीं है। और यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टर डू नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न। तो ये वाला आंसर इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब सेकंड बढ़ते हैं। गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 5%, मार्केट रिटर्न है 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% एंड बोल रहा है बीटा फाइंड आउट करो, वैल्यू ऑफ बीटा निकाला। तो यहाँ पे हम लोग ने सीएपीएम का एक फॉर्मूला पढ़ा था जो बोलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हम लोग वहां पे वो लिख देंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है क्या क्वेश्चन में? यस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, दैट इज 15%। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15 इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट दिया है, यस 5, वो भी लिख देंगे। बीटा का वैल्यू दिया है क्या? नहीं, वही तो हमें निकालना है। तो बीटा को एज इट इज लिखेंगे। आर एम मार्केट रिटर्न दिया है, यस मार्केट रिटर्न दिया है 10%, माइनस आर एफ इज 5%। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, ये 5 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 5, और यहाँ पे बीटा एज इट इज होगा और 10 माइनस 5 हो जाएगा आपका 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 5 10 हो जाएगा, बीटा एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 5। अब ये बीटा इसके मल्टीप्लीकेशन में है, ये 5 मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ से होके यहाँ चल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आंसर क्या बन जाएगा? 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू बीटा, और आंसर आ जाएगा 0.10 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 0.5 होता है, 2 आएगा शायद, यस। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। सो 2 इज इक्वल टू बीटा। बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस करके। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड आंसर देखो, डैश में बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल। अगर आपको एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल चाहिए तो हम लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका आंसर आएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर टू एडजस्ट टैक्सेस? किसके अंदर हम लोग टैक्स को एडजस्ट करते थे? इक्विटी में करते थे? नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स में? नहीं। रिटेन अर्निंग में? नहीं। डिवेंचर में करते थे। तो इसका आंसर आएगा 4C डिवेंचर। अब आगे देखो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका कॉस्ट है? एडिशनल रेवेन्यू एक्स्ट्रा कमाने का, एडिशनल फंड देने का, या फिर एडिशनल इंटरेस्ट देने का, या फिर नन ऑफ द। सिंपल सी बात है ना, एडिशनल फंड देने का। एडिशनल फंड देने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ वाला देख लो, सिक्स्थ वाला, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेट्स में बी बेस्ड ऑन। तो हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं, बुक वैल्यू भी ले सकते हैं, और एक अनदर आता है टारगेट वैल्यू। सर ये टारगेट वैल्यूज क्या होता है? टारगेट वैल्यूज का मतलब क्या होता है ना, कि आप अपने कंपनीज को बेचने जा रहे हो, आप अपने कंपनी के कुछ इक्विटी को बेचने जा रहे हो, कुछ डिबेंचर को बेचने जा रहे हो। तो जब बेचने जाते हैं तब देखते हैं वैल्यू क्या चल रही है। मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो अलग होती है। जो आप किसी को बेचने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, या फिर ऐसा समझ लो कि आपके पास कोई कंपनी आ रही है,
और आपकी इक्विटी खरीद के लेके जा रही है तो मार्केट के वैल्यू नहीं, वो कुछ तालमोल करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, फिर वो कितना वैल्यू दे रहे हैं। तो इट डिपेंड्स मार्केट वैल्यू, टारगेट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। ठीक है, तो एनी वन ऑफ द अबव इज द आंसर ऑफ दिस करके। सेवेंथ वाला देखते हैं, फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ। अब जो फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो किसका एवरेज करते हैं, सिर्फ इक्विटी का करते हैं, सिर्फ प्रेफरेंस का करते हैं, सिर्फ डिबेंचर का करते हैं, या फिर सारे सोर्सेस ऑफ कैपिटल का। सिंपल सी बात है ना सर, हम तो सारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का करते हैं, बोरोइंग का नहीं, और शेयर कैपिटल नहीं, ऑल बॉन्ड, सारे के सारे फाइनेंस का। सर बोरोइंग में क्या आता है, बोरोइंग में डिबेंचर आता है, बॉन्ड्स आता है, लोन्स आता है। सर ये बॉन्ड्स और शेयर कैपिटल में क्या आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, इसके लिए सब अलग लिखा है। ठीक है, तो बोरोइंग्स में लोन का आता है, तो हम सारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा 8। उसके बाद 8 वाला देखेंगे, अ कंपनी हैज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर इक्विटी इज 70%। अब वो बोल रहा है कंपनी का एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जहां पे उसकी इक्विटी कितनी है, 70% ऑफ इट्स टोटल डेट। जो टोटल डेट है प्लस इक्विटी, तो टोटल डेट प्लस इक्विटी 100% है, उसमें से जो इक्विटी का हिस्सा है वो कितना है, 70%। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है एंड द ग्रॉस लोन इंटरेस्ट इज 5%। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो लोन का इंटरेस्ट ग्रॉस, ग्रॉस मतलब विदाउट डिडक्टिंग एनी टैक्स इफेक्ट, 5% है एंड कॉर्पोरेट का टैक्स है 30%। तो बताओ कंपनी का वेटेड एवरेज क्या होगा। अरे सिंपल है सर, टेबल बना देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के ही लिख लेते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। के ही है क्वेश्चन में 10%, के डी निकालेंगे दैट इज 5, 1 माइनस टी करेंगे। ठीक है, क्यों किया सर 5 1 माइनस टी, क्योंकि जो भी हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं आफ्टर टैक्स निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस टी, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.3 हो जाएगा। ठीक है, टी इन डेसिमल्स लिखना है, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे 5.70 और इसका रियल आंसर आ जाएगा 3.5%। तो के डी कितना हो गया मेरा, 3.5%। फिर उसके बाद ये होने के बाद अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। चलो, इक्विटी है, डेट है, अमाउंट नहीं लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा, तो वेट्स डायरेक्ट लिखेंगे। वेट्स, वेट्स कितना है, अमाउंट क्यों नहीं, जब हमको डायरेक्ट वेट्स ही दे दिया, प्रपोर्शन ही दे दिया किसका कितना परसेंट है, फिर क्यों टेंशन है। तो प्रपोर्शन, इक्विटी कितना है 70%, तो 70% को इन डेसिमल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.70। अब मुझे बताओ, अगर टोटल परसेंट में इक्विटी 7% है, 70% है, तो डेट कितना हो गया। सिंपल सी बात है, अगर सर टोटल 100 है और इक्विटी का पोर्शन 70 है तो 30% डेट बन गया। तो 30% को डेसिमल में क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 0.30, दोनों का टोटल 1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखते थे, कॉस्ट लिखते थे। ठीक है, कॉस्ट इसका 10%, इसका 3.5%, 10% 3.5%, फिर आता था WACC। अब क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 0.70 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका आंसर आ जाएगा 7%, एंड 0.30 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इसका आंसर आ जाएगा 3.465। दोनों को ऐड करना तो आंसर आ रहा होगा 10 पॉइंट, कहीं तो गलती हो गई क्या, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 5, इधर आंसर क्यों नहीं आ रहा है, रुको। अ कंपनी हैज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर इक्विटी 70% ऑफ इट्स टोटल डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, हाँ राइट है। फिर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%, वो भी राइट है। एंड द ग्रॉस लोन इंटरेस्ट इज 5%, कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%, 5 माइनस 30%, 3.5 राइट है। अच्छा मैं ये मल्टीप्लाई गलत किया मैंने यहाँ पर, वापस कर दिया मल्टीप्लाई, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.5, अब आंसर आ रहा है 1.05। इसका आंसर आएगा 1.05, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.05%, और 8.05% डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी क्या बन गया आपका, डी क्या बन गया आपका, राइट आंसर बन गया। ठीक है, डी इज योर राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 9th की तरफ। 9th में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो बोल रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये सब है, लेकिन इसमें से एक आंसर गलत है। क्या, ये देख लेते हैं। द मिनिमम रेट दैट द फर्म शुड अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। हाँ, मिनिमम रेट तो इतना ही चाहिए, जितना भी मैं इक्विटी में फंड कर रहा हूँ तो मिनिमम इतना तो रेट चाहिए, इक्विटी वाले भी बोलते हैं। दूसरा,
A return on the equity finance portion of an investment that at worst leaves the market price of the stock unchanged. मतलब पता है मार्केट में कितना भी प्राइस चल रहा है उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको मिनिमम इतना तो रिटर्न चाहिए। फिर बाय फार मतलब मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट टू एस्टिमेट। यस, आपको अगर इक्विटी का कॉस्ट निकालना तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि ग्रोथ रेट निकालनी पड़ती है, प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, डिविडेंड देखना पड़ता है, ये सारी चीजें डिफिकल्ट होती है, आसान नहीं होती। एंड लास्ट बोला जनरली लोअर देन द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे लोअर हो सकता है? जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ना उनको पहले पैसा मिल जाता है, ठीक है, और जो इक्विटी वाले होते हैं ना उनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। तो बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है, डिबेंचर ले रहा है कि इक्विटी वाला ले रहा है? बताओ। सर डिबेंचर वाले को तो पहले पैसा मिल जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, और इक्विटी वाले को सबसे लास्ट में मिल रहा है, तो रिस्क तो ये ले रहा है ना। तो पैसा सबसे ज्यादा मांगेगा कौन कंपनी से? ये वाले मांगेंगे कि ये वाले मांगेंगे? ऑफकोर्स इक्विटी वाले ज्यादा मांगेंगे, डिबेंचर वाले थोड़े कम मांगेंगे। अब जो पैसा मांगेंगे वो बिफोर टैक्स ही मांगते हैं, आफ्टर टैक्स तो वो सारा आप कैलकुलेट करते हो, बट सामने वाला जो पर्सन है अगर लिखा है 10% डेट तो उसको तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट जाता है ना, वो तो हम कर देना 10% 1 माइनस टी, ताकि इफेक्टिव हमको हमारे कंपनी को कितना कॉस्ट आ रहा है वो देखने के लिए। बट सामने वाले को तो पूरा 10% का ही खर्चा लगता है ना। तो हमेशा याद रखना डेट वाले कम मांगते हैं, इक्विटी वाले ज्यादा मांगते हैं। तो ये वाला जो आंसर है जनरली लोअर देन द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आंसर इज रॉन्ग, नहीं, जनरली इट इज हायर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला, ठीक है। डन, आगे बढ़े, चलो 10th वाला पॉइंट देख लेते हैं और आपका इसी के साथ एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। What is the overall weighted average cost of capital when the firm has 20 करोड़ in the long term debt? ठीक है, तो फर्म ने 20 करोड़ रुपया लॉन्ग टर्म डेट में डाला, 4 करोड़ प्रेफरेंस में डाला एंड 60 करोड़ इक्विटी शेयर में डाला एंड द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अब इसने सामने से बोला कि जो बिफोर टैक्स बता रहा है, सारे के सारे बिफोर टैक्स बताए, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रिफर्ड इक्विटी, 8%, 9%, 15%। अब एक बात याद रखना, ये सारे के सारे जो बता रहा है ना ये बिफोर टैक्स है। अब खुद सोचो प्रेफरेंस और इक्विटी में कुछ बिफोर आफ्टर था क्या? नहीं था, आफ्टर ही आता था। से आपको डेट वाले में एडजस्ट करना पड़ेगा, ये 50% का टैक्स है। तो देखो WACC निकालते हैं, क्या लिखेंगे, सोर्सेस, सोर्स में क्या है, डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी। लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट में ये 20 करोड़ है, ये 4 करोड़ है और ये 16 करोड़, इसका टोटल करोगे तो 40 करोड़ आएगा। प्रपोर्शन निकालते हैं, फिर प्रपोर्शन कैसे निकालते थे, इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 लाख डिवाइड बाय 40 करेंगे। जब 20 लाख डिवाइड बाय 40 करोगे तो 0.5 आएगा, 4 डिवाइड बाय 40 करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 40, 0.01, और इसका आ जाएगा 0.4, पूरे को सॉल्व करोगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट में देखो डिबेंचर का कॉस्ट कितना है, 8%, बट ये जो 8% ये बिफोर टैक्स है, हमें क्या करना है, आफ्टर टैक्स चाहिए। तो हम क्या करते थे, KD इज इक्वल टू, आफ्टर टैक्स चाहिए ना, सो KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी। आई कितना है 8%, 1 माइनस टी यानी 50%। तो हम लोग इसको डेसिमल्स में लिखेंगे 0.50, फर्दर सॉल्व करेंगे 8 ब्रैकेट में 0.50, फिर आ जाएगा 4। तो 4% इज द कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस और इक्विटी तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे, प्रेफरेंस कितना है 9%, इक्विटी कितना है 15%। तो प्रेफरेंस आ जाएगा 9, ठीक है, ये सारे सारे परसेंटेज में है और ये 15%। WACC निकालेंगे, क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 0.5 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसका आंसर 2%, इसका आंसर 0.9 और इसका आंसर 6% आएगा। करके देख लेना सब, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है 6, तीनों को ऐड करेंगे 8.9% आएगा। तो डी इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। दैट्स इट, डन, एमसीक्यू हो गया खत्म, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा एमसीक्यू हो गया खत्म। ऐसे एमसीक्यू आते हैं आपके पेपर में 30 मार्क्स का, आपका 15 मार्क्स के एमसीक्यू का भी वेटेज होता है, तो ध्यान रखना ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ये तो वन ऑफ द वेरी मस्त फेमस क्वेश्चन ऑफ द फर्नेस। इसमें आपको ना एग्जामिनर ने जानबूझ के कंफ्यूज किया, बिफोर टैक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट लिखा, प्रेफर्ड और इक्विटी लिख दिया, ताकि उसने क्या करना चाहा कि ये 50% आप तीनों पे अप्लाई कर दो, बट ये गलत हो जाएगा, 50% तीनों पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इस पे भी करना है, इस पे ही करना है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट पे, इस पे और इस पे नहीं करना है।
डन, क्लियर है? चलो, सो दैट्स इट फॉर एमसीक्यू पर्पस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे जाएंगे और उसके बाद। तो टिल देन समझ में आया तो वीडियो लाइक कर देना ताकि मुझे भी पता चले हाँ आपको सारे एमसीक्यू क्लिक हो गए। तो टिल देन सी कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए